हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी चाइनिका मैम फ्रॉम एसपीएम एंड ललिट्स। हम लोग को पता है कि 4 मई को नीट आ रहा है, तो तुम लोग को अच्छे से मोटिवेट करने के लिए हम लोगों के पास एक अच्छा सा फैकल्टी सेट है जो तुम लोगों को बोलेगा कि कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, कौन से चैप्टर से तुम लोग थोड़ा बहुत निगोशिएट कर सकते हो, सेफ स्कोर कैसा होगा, क्या होगा, लास्ट मिनट रिविजन तुम लोग कैसे दे सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो वी हैव विद अस our most favorite botany teacher, उत्पल पाठक सर। सर काइंडली आइए आप। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, ठीक है। आपका तो नीट एग्जाम आ रहा है 4 तारीख को, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इस बार जो बायोलॉजी पेपर के लिए कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आने का चांस रहेगा। क्या बोला मैंने? कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा, ठीक है? ओके, शुरू करते हैं। तो आप तो जानते ही है क्लास 11 सिलेबस का जो सेल बायोलॉजी का जो 2 चैप्टर है, एक का नाम है सेल यूनिट ऑफ लाइफ और दूसरा जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये दोनों चैप्टर मिलकर ये दोनों चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा? तो मैं बोलता हूं 10 क्वेश्चंस, 4 + 6, नहीं तो 5 + 5, नहीं तो 6 + 4, ठीक है? ओके, 10 क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। उसके बाद जो मेन जो और एक कोर चैप्टर रहेगा, कोर यूनिट रहेगा, वो वाला जो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का आप लोग जानते ही है कि 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और दूसरा जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ व्हाट? इनहेरिटेंस। सो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से अगर 4 क्वेश्चन आ गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 6 क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा, ठीक है? ओके, उसके बाद आपका आ गया इकोलॉजी। बहुत सारे बच्चों ने इकोलॉजी चैप्टर को, इकोलॉजी यूनिट को हल्के में लेता है। हल्के में नहीं लेना है बच्चों। इकोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज है, इकोलॉजी में बहुत ज्यादा वेटेज है। और इकोलॉजी में 3 चैप्टर ही है, पॉपुलेशंस, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो इकोलॉजी, ये 3 चैप्टर से कितना क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा? 10, मिनिमम 10 क्वेश्चंस। कितना? मिनिमम 10 क्वेश्चंस, ठीक है? और इकोलॉजी से, और हमको लगता है कि इस बार जो नीट का बायोलॉजी पेपर होगा, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल पे आएगा, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट होगा, और इजी क्वेश्चंस तो रहेगा ही। तो जैसा कि एक डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस देता हूं, आप तो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स का जो जेनेटिक्स है वो तो पढ़ चुका है। जैसा कि एक क्वेश्चन देता हूं, आपके सामने एक क्वेश्चन पेश करता हूं बच्चों, देखिए। ए मैन विद बी ब्लड ग्रुप गॉट मैरिड टू ए वुमन विद ए बी ब्लड ग्रुप, then what is their probability to have a boy with B blood group? What is, फिर से सुनिए, what is their probability to have a boy with B blood group? तो इसमें बॉय होने का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा? तो बॉय होने का प्रोबेबिलिटी 50% रहेगा, और ए बी ब्लड ग्रुप होने का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा? अगला जो यूनिट है, जो कोर टॉपिक है, वो है, सभी बच्चों तो हमको पूछ सकते हैं कि बाकी चैप्टर्स में से कितना क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। जैसा कि मॉर्फोलॉजी चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है क्या सर? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है क्या? हाँ है भाई। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से कितना क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा? 4 क्वेश्चंस, 5 भी आ सकता है, क्योंकि एनाटॉमी चैप्टर से एक टॉपिक तो डिलीट हो गया। आप तो जानते ही कौन सा टॉपिक डिलीट हो गया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ टॉपिक डिलीट हो गया, तो बाकी बचा हुआ टॉपिक जो है उसी चैप्टर का कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो एनाटॉमी आप पकड़ लीजिए, 3 to 4 क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। प्लस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर, उसका वो जो चैप्टर का वेटेज है अभी काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पहले 3 फैमिलीज को, 3 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज को पढ़ना था, लेकिन अभी टोटल 5 फैमिलीज पढ़ना है। जैसा कि ब्रेसिकेसी यानी कि मास्टर्ड फैमिली,
जैसा कि सोलानेसी फैमिली भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नया एनसीईआरटी में डाला हो गया है, प्लस चाइना रोज फैमिली जिसका नाम है मालवेसी फैमिली, और एक फैमिली है ग्रास फैमिली दे के रखा है, उनका नाम है पोएसी। क्या बच्चों? पोएसी। पोएसी का दूसरा नाम है ग्रेविनी, और एक जो फैमिली है जो सनफ्लावर फैमिली जिसका नाम है एस्टरेसी। क्या फैमिली? एस्टरेसी। इसी फैमिली से क्या पढ़ना है आपको? इसी फैमिली से अगर कोई क्वेश्चन आया, बेसिकली फ्लोरल कैरेक्टर्स की बेसिस पे आता है, क्वेश्चन फ्रॉम फ्लोरल कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इस फैमिली के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा क्वेश्चन का कौन सा टॉपिक से आ सकता है, इस फैमिली के रिलेटेड क्वेश्चन कहां से आ सकता है? बेस्ड ऑन मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। आई बात समझ में? प्लस ये फैमिलीज को पढ़ना है, फैमिलीज का कैरेक्टर कैसे, फ्लोरल कैरेक्टर्स कैसे याद रखें, ये फैमिलीज को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा। एक है उनका फ्लोरल डायग्राम याद होना ही पड़ेगा, दूसरा है उनका फ्लोरल फॉर्मूला याद होना ही पड़ेगा। अगर फ्लोरल फॉर्मूला, एक फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम आपको याद है, अगर याद है तो ऑटोमेटिक बाकी कैरेक्टर आप लिख पाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों? ओके। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा, लेकिन हमको लगता है और हमको मानना है कि पॉलिनेशन की टॉपिक से क्वेश्चंस तो आएगा ही। ठीक है, और इस बार हमको मानना है एपोमिक्सिस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन हो सकता है। प्लस ये जो पोलन ग्रेन वाला स्पोरोपोलेनिन, ये सब पोलेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। Why? Because of the presence of sporulin, region assertion questions वहां से हो सकता है। So sexual reproduction in flowering plants, मैंने क्या कहा बच्चों? Sexual reproduction in flowering plants से 3 क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। ओके, ठीक है। उसके बाद लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से 1 क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। मैक्सिमम तो आएगा 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन आएगा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से, और ये जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से 3 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। लेकिन आपका जो कोर चैप्टर्स, मैंने क्या बोला, सेल का 2 चैप्टर है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, देन जेनेटिक्स का 2 चैप्टर, इकोलॉजी का सारे चैप्टर्स, जेनेटिक्स का 2 चैप्टर्स, उसके बाद आपका आ गया बाकी जो चैप्टर्स है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ व्हाट, फ्लावरिंग प्लांट्स। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। I wish you from my side all the very best for the upcoming NEET entrance, and you will do the best. I have firm belief that you all will come out with flying colors. Thank you very much. उत्पल पाठक सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी एक जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के लिए। अभी मैं बुलाऊंगी हम लोग के जूलॉजी फैकल्टी समुज्जल सहारिया सर को। थैंक यू, थैंक यू। ओके, हेलो एवरीवन। सो जैसे कि उत्पल सर ने बोला कि बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में सर ने डिस्कस कर ही दिया ऑलरेडी। सो बेसिकली कुछ टॉपिक्स होगा जूलॉजी का जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि जूलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इज फिजियोलॉजी। ठीक है, सो फिजियोलॉजी लाइक फ्रॉम द 6 चैप्टर्स, उसमें जो भी चैप्टर्स होगा वो हमको पढ़ना है फिजियोलॉजी का। ठीक है, फ्रॉम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से लेके केमिकल कोऑर्डिनेशन तक। यू कैन थिंक दैट वहां पे कितना क्वेश्चंस आ सकते हैं, अराउंड 9 to 12 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पोर्शन से आ सकता है। ठीक है, आफ्टर दैट हम बोल सकते हैं द नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ऊपर और एक टॉपिक हम लिखना चाहते हैं, दैट इज ये फिजियोलॉजी का 6 चैप्टर्स हो गया। ओके, आफ्टर फिजियोलॉजी we can say the next topic it will be the evolution and biotech. ठीक है, so human reproduction ये physiology का portion, evolution and biotech, this comprises the important portion of your zoology syllabus, जिसमें हम बोल सकते हैं human reproduction से around 3 to 4 questions, evolution से around 3 to 4 questions and biotech से around 4 questions आ सकता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम देखेंगे यहाँ पे अराउंड 50% से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो रहा है, बट अभी बाकी चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आ रहा है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद आएगा एनिमल किंगडम। ठीक है, ये कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, एंड हम एक चीज हमेशा अपने क्लासरूम में बोलते हैं, दैट इज
you need to choose the subjects depending upon what score you are targeting. ठीक है, इस बार हम लोग का और एक टॉपिक आई थिंक मैम ने बोला था, दैट इज आवर सेफ स्कोर. ठीक है, इफ यू आर टारगेटिंग अ सेफ स्कोर लाइक अराउंड 600 to 630, so that means how much score you need to attempt in biology? 340 तो बायोलॉजी में चाहिए ना एटलीस्ट. ठीक है, अगर 340 बायो में चाहिए, दैट मीन्स कितने क्वेश्चंस यू नीड टू डू एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन लीव. तो 340 क्वेश्चंस, 340 मार्क्स मींस approximately 85 correct questions we are talking here. ठीक है, 85 correct questions means you can leave 5 questions. गलत नहीं कर सकते हो. ठीक है, 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो. तो अगर 85 क्वेश्चंस हम यहाँ पे टारगेट करें, दैट मीन्स you cannot leave a single subject or single chapter there. That is my point. So depending upon your preparation, depending upon your targeted score, you can choose कि हम कौन सा चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं. ठीक है, अभी हम बोल सकते हैं कि ये 4 चैप्टर्स और ये 4 टॉपिक्स हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत हाई वेटेज का होगा. बट जूलॉजी अगर पढ़ना है प्रॉपरली, अगर जूलॉजी में बायो में 340 स्कोर लाना है, तो मतलब कोई भी चैप्टर तुम छोड़ के नहीं पढ़ सकते हो. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से. And I think that's all from my side. I wish you all the best. ठीक है, अच्छे से देना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना. And second thing what I say is that learn from your mistakes. If you are appearing for the first time, ये नहीं होना है कि गलती हो गया मेरा, नेक्स्ट थोड़ा बहुत नर्वस हो गया, ये सब नहीं करना है. Keep your confidence, first thing. Second thing, लास्ट ईयर का जो भी गलती किया था उसे सीखो. अगर if you are preparing for the next year as well, then learn from this mistake that you did already. ठीक है, उससे सीखो और अच्छे से दो एग्जाम. ठीक है, don't panic, keep your confidence. Thank you, all the best.